जो कल हम बता दिए थे, जो मिक्सचर का कंपोनेंट है उसको अलग करने का क्या क्या तरीका करने लगा था। एक तो बताए थे गन पाउडर को कैसे अलग करेंगे। गन पाउडर क्या क्या से मिलकर बना है, गन पाउडर क्या क्या से मिलकर बना है, नाइटर इसको पोटेशियम नाइट्रेट बोलेंगे। हाँ चालू कर बैठ जाओ, है ना। तो उसको कैसे अलग करेंगे पता चल जाएगा। नमक और बालू का मिक्सचर माने साल्ट एंड सैंड का मिक्सचर को कैसे अलग करेंगे बता दिए थे हम। अगला जो पॉइंट इसमें दिया हुआ है, अगर हम सैंड और आयोडीन को अलग करना चाहें तो कैसे अलग करेंगे। सैंड और आयोडीन को अलग करना चाहें तो कैसे अलग करेंगे। तो सैंड और आयोडीन को अलग करने के लिए हम सब्लिमेशन प्रोसेस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सब्लिमेशन, है ना। सब्लिमेशन क्या होगा, आयोडीन सॉलिड से गैस चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा और जो सैंड है रह जाएगा। तो दिक्कत जैसे फ्लो डायग्राम है और ये जो चार्ट है लिख लेगा बेटा, ठीक है। हैंड पिकिंग कब अप्लाई करते हैं, देखो चार्ट दिया हुआ है। हाथ से चुनने वाला मेथड कैसे ऊपर है, मैं बोला था साइज एंड कलर ऑफ द पार्टिकल पे अप्लाई करेंगे। सीविंग क्या करेंगे, जब साइज ऑफ पार्टिकल छोटा बड़ा हो, है ना। एक पार्टिकल बहुत छोटा का साइज है, एक का बड़ा होगा तब अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल दे दिया है। तीसरा क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन कब करेंगे, कल बताए थे कि एक पदार्थ मैग्नेटिक हो, अदर पदार्थ अदर मटेरियल नॉन मैग्नेटिक हो, तो मैग्नेटिक सेपरेशन का इस्तेमाल करेंगे। सब्लिमेशन कब करेंगे, जब एक सब्लाइम हो अदर नॉट सब्लाइम हो। सब्लाइम किसे कहते हैं, लिखो सब्लाइम, है ना। सब्लिमेशन लिखा होगा सब्लाइम। सब्लाइम पूछ देगा तो कहेगा कि तुम नहीं बताए थे, है ना। जैसे क्या बता रहा था कि नहीं बताए थे, दिन पहले लगता कोई हमसे चर्चा कर। हाँ, ग्राम ऑफ डिवीजन, हर चीज जो बोलेंगे वो हो सके हर चीज नहीं लिखाया होंगे। ग्राम ऑफ डिवीजन की कोई भी चीज इंटरमिक्स करता है तो उसका रेट होगा डी के, ये होता है ग्राम ऑफ डिवीजन, है ना। रेट ऑफ डिवीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। दिस इज नोन एज गिवन बाय ग्राम, दिस इज नोन एज ग्राम ऑफ डिवीजन, ठीक है। एग्जांपल लिखो इसका मतलब है। हाँ, लाइट ईयर भी बताया उन्होंने, क्या बताने बात है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट, क्या लिखो बता देना, इसको क्लियर कॉपी में नोट कर लेना। लाइट ईयर देखो, द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज नोन एज लाइट ईयर। द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट रेज, द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट रेज इन 1 ईयर, the distance covered by light rays in 1 year is known as light year. Light year denoted by Ly. ये एक्चुअली फिजिक्स का चीज है, केमिस्ट्री का चीज नहीं है, खाली लिख लो इसको Ly. The distance covered by light rays in 1 year known as light year. It is known by Ly. शॉर्ट में और कितना होता है बता दिए थे ना। देखो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में होता है। एक साल में कितना दिन हुआ, 365 दिन। एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा, और एक घंटा में कितना सेकंड, 3600 सेकंड। ये आ जाएगा, देखो नहीं करीना 9.46 ना, 10⁻15 मीटर। देख लो गुना कर कितना आता है, मीटर आता है, किलोमीटर आता है, देख लो। ये हो गया Ly, सब लिखा हुआ है ना। ग्राम ऑफ डिवीजन लिख लो, पहला चैप्टर में पूछ देगा कोई लिखो। द रेट ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम ऑफ डिफ्यूजन ये बेटा कितना लेना, द रेट ऑफ डिफ्यूजन लिख लो फिर से, पहले हर बार मन से लिखा तो अलग अलग वर्ड होगा। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, rate of diffusion is inversely proportional to, diffusion is inversely proportional to, inversely proportional to a square root of the density, a square root of the density. The rate of diffusion of particles, particle लिखा होगा लिखो, the rate of diffusion of particles
rate of diffusion of particles is inversely proportional to the square root of the density of the substance. That is मैथमेटिकली लिख लेना R बराबर 1/√D जहाँ R क्या है, डिफ्यूजन रेट है, जब 11-12 में पढ़े विशेष रूप से पढ़ोगे, डिफ्यूजन रेट है, D यहाँ पे क्या है, डेंसिटी है। डेंसिटी के बारे में बहुत सारी चीजें बता चुके हैं, सब समझा चुके हैं डेंसिटी क्या होता है नहीं होता है। सबलाइन लिखित है तो सबलाइन देखो, द सब्सटेंस व्हिच अंडरगोस सब्लिमेशन, माने जिस सब्सटेंस का सब्लिमेशन प्रोसेस होगा उस सब्सटेंस को सबलाइन कहेंगे। देखो, द सब्सटेंस व्हिच अंडरगोस सब्लिमेशन, substance which undergoes UNDERGOES, the substance which undergoes sublimation, undergoes sublimation is called sublime, इसका अपने मन से दूसरा परिभाषा दे सकते हो, the substance of which sublimation process takes place। इन्होंने अपना बोलने का अपना लैंग्वेज है ना, लेकिन ग्रामेटिकली और पूरा लिटरेचर के अर्थात सही होना चाहिए। द सब्सटेंस व्हिच अंडरगोस सब्लिमेशन इन्होंने सबलाइन, एग्जांपल लिख लो, कैम्फर, आयोडीन, ईटीसी। देखो ना, ये जो चार्ट है हमारे पास बुक नहीं हो गई, ये उदाहरण है, ठीक है। कौन सा मेथड, सभी मेथड का एक सार दिया हुआ है, समरी दिया हुआ है, कैसे इस्तेमाल करेंगे, एग्जाम्पल कौन कौन है उदाहरण देना, ठीक है। लिक्विड मिक्सचर का भी मैं बता दिया था, जैसे नाम सुना ना, जमीन से निकलता है क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल जो निकलता है, अब इसी क्रूड ऑयल से बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं, इसी क्रूड ऑयल से पेट्रोल निकलेगा, इसी से डीजल, DIACL, डीजल, केरोसिन भी निकलता है, यही क्रूड ऑयल से जो हम लोग वैसलीन बनाते हैं उसका निकलता है, और भी ना जाने कितने बाई प्रोडक्ट्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस पेट्रोलियम से, क्रूड ऑयल से निकलते हैं। यही सबसे क्रूड ऑयल से निकलते हैं बाई प्रोडक्ट। इसको देखो, पेट्रोल, केरोसिन गाना करिए ना, है ना, ये मिसिबल लिक्विड हो गया। क्या हो गया? इमिसिबल लिक्विड को तो मैं बताया था, सेपरेटिंग फ्रेंड्स अलग कर लेते हैं, जो ना मिलता है, दोनों का लेयर बॉन्ड अलग अलग होता है, लेकिन इसमें क्रूड ऑयल में थोड़ी बॉन्ड पता चलता है, नहीं पता चलता ना। तो ये सब मिसिबल लिक्विड है जो मिल के क्रूड ऑयल का निबंधन करता है, जमीन से हम लोग नीचे से, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फिर से निकालते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा अलग किया जाता है ना। पेट्रोल, क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को कौन सा मेंटेन करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करते हैं। अब ये क्या होता है, ये देखो बेटा, मैं बताता हूँ, किताब में लिखा हुआ है, एक बहुत बड़ा कंटेनर रहता है, ठीक है, इसमें पूरा तरह से बंद रहेगा, क्या रहेगा? क्लोज रहेगा, है ना, क्लोज रहेगा, इसमें क्रूड ऑयल भर गया क्या? अब इसको हम हीट करेंगे, क्या करेंगे? तो इसको बोलते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर या इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन गर्म करना। ये भी तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, देखो भात पकाई हो, नहीं तो पकाई तो देखी हो पकाते हुए, तो भात पकाते थे क्या करते हैं? तसला होता है, तसला समझते हो? बर्तन समझ लो, इंग्लिश में इसमें क्या करते हैं? पानी डालते हैं, चावल डालते हैं, तो आग लगाते हैं इस तसला को, ठीक है, इससे गर्म होता है पानी, अब पानी से गर्म से वो चावल गर्म होता है, भात पक जाता है ना। और ये क्या करता है, ये चावल लेके जाएंगे और आग में डाल देंगे, तो चावल क्या हो जाएगा? भात पकेगा कि जल जाएगा? जल जाएगा। तो ये जो ऑक्सीजन में डायरेक्टली जला दिए, मैंने डायरेक्टली उसी को जला दिया सब्सटेंस को, उसे कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करना या हीट करना, ठीक है। लेकिन तस्ला में जो बर्न किए या बंद कंटेनर में बर्न किए, इसे कहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करना।
अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करेगा तो क्या होगा, अगर ये पूरा कंटेनर खुला रहेगा तो क्या होगा, आग लग जाएगा ना। ये अरे जलने वाला सब्सटेंस है ना, फ्लेमेबल लिक्विड है बहुत सारा। ये सिर्फ गर्म किया जाता है, क्या कहता है, गर्म करके क्या में चेंज होता है, वेपर में चेंज हो जाता है। गर्म करते करते एक समय में क्या हो जाएगा, वेपर में चेंज होगा। वेपर में चेंज होने के बाद क्या होगा, गैस में बन गया ना, तो गैस में बनने के बाद वो हल्का हो जाता है। दुनिया में कोई भी चीज गर्म होने के बाद हल्का हो जाता है बेटा, आदमी हो, सामान हो, हवा हो। आदमी भी देखो पागल, जब गर्म हो जाएगा तो मुंह से कुछ भी अलार्म निकल लगता है। तो हर कोई गर्म होने के बाद हल्का ही हो जाता है। तो इस तरह ये हल्का हो गया तो ऊपर उठने लग गया। अब ऊपर उठ गया तो ये इस कॉलम पे अलग फ्रैक्शन लग रहता है ना, इस कॉलम पे अलग एक फ्रैक्शन लग रहता है। तो सबसे पहले साइड जो ठंडा होता है वो कौन होता है, सबसे पहले ठंडा साइड केरोसिन होता है। क्या होता है, केरोसिन वेपर बन के उठा। तो सबसे कम टेम्परेचर पे ठंडा कौन रहता है, केरोसिन। और केरोसिन यहाँ से वेपर से क्या बन गया, लिक्विड बन गया। इसको अलग फ्रैक्शन कॉलम से हम अलग कंटेनर में जमा कर लिए। डीजल इस शेप पे नहीं होगा, डीजल और ऊपर उठ गया, वो अलग टेम्परेचर पे ठंडा होगा वो, ठीक है। सबका अलग टेम्परेचर है, तो अलग अलग टेम्परेचर पे ठंडा होता है, तीनों लिक्विड अलग अलग निकल गया, समझ गया। और वैसा सब्सटेंस, वैसा लिक्विड जो इजली गैस में चेंज हो जाए उसे हम वोलेटाइल लिक्विड कहते हैं। सब आगे जाके पढ़ोगे, है ना। अभी सिर्फ एक काम में सुन लो। तो इस ये प्रोसेस को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम मिसिबल लिक्विड को, माने एक ही लिक्विड में बहुत सारी चीज मिक्स है, उसको हम अलग करते हैं। ये सबका अलग अलग जो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये छोटी सी चीज है, बहुत सारा क्वेश्चन राइज हो जाएगा। इसमें क्या पे डिपेंड करता है, ये डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। मैं एक ही लिक्विड के अंदर सब मिला हुआ है, मिक्स है, पता नहीं चल रहा, लेकिन उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। इसके अनुसार फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम सब क्या कर लेते हैं, अलग करते हैं। सभी का बॉइलिंग पॉइंट एक ही रहता, तो अलग नहीं कर पाते। लेकिन सबका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सबका क्या है, अलग है। फ्रीजिंग पॉइंट सबका अलग है। कंडेंसेशन होने का प्रोसेस अलग है, इसलिए उसको हम अलग समझ में आ गया। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एसिडिक फर्नेस से इमिसिबल लिक्विड को अलग करते हैं। क्या करते हैं, देखो सब लिखा हुआ है इसमें, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में बोला पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, और एक एलपीजी का नाम सुना, एलपीजी से खाना पकाते हैं। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वही पेट्रोलियम से निकलता है। जो हम लोग जो खाना पकाते हैं एलपीजी, वो भी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्रूड ऑयल से इनका सब बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। इतना इसके अलावा भी बहुत सारा है, और डिटेल में जाओगे तो और भी बहुत सारी चीज आ जाएगा। बता दोगे। अगला जो टॉपिक में दिया प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। देखो हम लोग को, देखो तुमको पता होगा इस अर्थ पर पता है ना 3/4 वाटर है, पता है तुमको 3/4 पार्ट क्या है, और सिर्फ 1/4 क्या है, इतना पानी में बेटा ज्यादातर इस अर्थ में पानी है। इस पूरे पानी का 97% बेकार पानी है। उस पानी को हम लोग पी नहीं सकते हैं। तो जो पानी इतना है हमारे अर्थ पर, लेकिन मोस्ट ऑफ द वाटर अवेलेबल इन ओशन, सी, है ना, एंड सो मेनी वाटर बॉडीज, एंड दिस वाटर इज वेरी वेरी साल्टी एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन ड्रिंकिंग। एंड ह्यूमन के लिए क्या है, फिट। तो 97% क्या है, ये पानी पीने लायक ही नहीं, यूज करने लायक नहीं है। जमीन के अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर है ना, जमीन के अंदर अंडरग्राउंड वाटर है, शायद 0.03% या कितना परसेंट है, यही फिट फॉर ड्रिंकिंग है। तो ये भी हर जगह अवेलेबल। हम लोग जिस जगह में रह रहे हैं, इस जगह हम लोग को चापाकल चलाते हैं, आसपास पानी निकाल लेते हैं और पी लेते हैं। लेकिन तुमको जानकर हैरानी होगी, यही इंडिया के महाराष्ट्र में चले जाओ, वहाँ पैसा बहुत है, इंडस्ट्री बहुत है, पैसा की कमी नहीं है, लेकिन पानी नहीं है वहाँ। पानी पता है दूर दूर से लाए जाते हैं। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, वो कोई नदी या झरना, गंदा गंदा पानी जो रहता है ना, जो सीवेज के थ्रू जो पानी में गया, उस पानी को ट्रीट करता है और ट्रीट करके शुद्ध करता है, और वो पानी तुमको पीने के लिए मिलता है। दिल्ली में जाओ, वही पानी, गंदा पानी तुमको मिलेगा। अब तो पटना का भी लेवल बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है ना। एक जमाना था हम लोग जब बच्चे थे तो 250 फीट नीचे पे बढ़िया पानी निकल जाता था, और 250 में पानी पटना में नहीं निकल रही है। बोले वहाँ लेवल बहुत नीचे चला गया है। और पटना में भी अगले 20-25 सालों के बाद शायद वहाँ भी पानी का समस्या उत्पन्न हो सकती है, अभी नहीं है,
लेकिन हो सकती है ड्रिंकिंग वाटर तुमको अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल नहीं होगा, है ना। दिल्ली में तो है ही नहीं है, जाना है तुमको पानी का जो है अथी लेना पड़ेगा, कनेक्शन लेना पड़ेगा। जब लोग बिजली का कनेक्शन लेते हैं वहाँ पानी का कनेक्शन लेना पड़ेगा। कलकत्ता में भी तो रह चुका हूँ, तो वहाँ भी जो है पानी का कनेक्शन लेना पड़ेगा। जब पाइपलाइन से आता है, अब पानी ऐसा जगह से आता है कि पता नहीं, यहाँ वाला लोग हमको लगता है शुरू 15 दिन नहीं पिएगा, काहे कि ये जो नाली है ना, सीवेज नाली से जहाँ गंदगी जाती है, इसी नाली के थ्रू पाइपलाइन भी आती है। नाली में ही पाइप है, तो जो जिस नाली से गंदा पानी जा रहा है, इसी नाली में पाइप सिस्टम भी है। कलकत्ता में रहा हूँ तो देखा हूँ, और इसी जगह नल लगा रहेगा, और इसी जगह से पानी ले जाकर जगह तो घर ले जाना पड़ेगा। जो पैसे वाले लोग हैं, जो ज़्यादा पैसा वाले लोग हैं, यहाँ से एक नल अपने घर में कर लेते हैं। और जो गरीब लोग हैं, इसका पैसा नहीं है, तो यही नाली में से बाल्टियों में लगा के वैसे करके पानी लेके अपना घर लेके जाता है। तो ये सिस्टम है कलकत्ता के बगल में यहाँ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, ये सारी नदियाँ गिरती है। अगर जो उस कलकत्ता का ये हाल है, पानी में बहुत बड़ा किल्लत है। तो खैर बड़े बड़े शहरों में जो पानी जो आती है, जो गंदा पानी रहता है, इसको शुद्ध किया जाता है, और शुद्ध करके क्या किया जाता है। दिल्ली में तो हमेशा पानी की किल्लत होती है, ये टीवी पे सुनते हैं, पानी की सरकार गिर जाती है ना, पूरा हंगामा हो जाता है। गर्मी के दिनों में तो और दिक्कत हो जाता है पानी का। और दिल्ली में तो और चीज़ है, अगर बरसात पड़ गया तो भी पानी इतना जमा हो जाता है, उस पानी से भी दिक्कत हो जाती है। तो वैसे पानी को प्यूरिफाई करेंगे। देखो सर, सबसे पहले गंदा पानी आ गया, जो गंदा पानी है पीना तो चाहिए, जरूरी है ना, नहीं पियोगे तो मर जाओगे, है ना। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले एक सेडिमेंटेशन टैंक हो जाता है। क्या होता है, देखो सर, जो पानी आया जहाँ से ला रहे हैं, यमुना नदी से ला रहे हैं, या जहाँ जिस नदी से ला रहे हैं पानी, कहने की नदी से पानी आएगा। पाकिस्तान में भी पानी इंडिया से जाता है, पता है तुमको, नाम सुना है, सिंधु नदी, इंडस रिवर। इसका पानी अगर रोक दिया जाए, सुनो, इसका पानी अगर रोक दिया जाए तो ऐसा लोग बोलते हैं कि पानी पाकिस्तान के पास नहीं जाएगा, वहाँ के लोग ट्राई बाउंड करेंगे। पता नहीं, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन सिंधु नहीं, तो रोकने से भी समस्या का हल थोड़ी होगा। अगर रोकने से समस्या का हल हो जाता तो आदमी रोक लेता ना, लेकिन रोकना भी एक समस्या का हल नहीं है ना। रोकने से तुम्हारी तबाही भी हो सकती है कि पानी को जाने से वहां रोकोगे। पानी को गांव में कभी बाढ़ आया देखे हो, तो हमारे जो बड़े बड़े जानकार लोग हैं बांध बना देते हैं, क्या करते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा पानी होता है बांध को तोड़ लेके चल जाता है। उस पानी को तुम रोकोगे, नेचर के खिलाफ तुम उड़ोगे, तो क्या करोगे, वो जल प्रलय हो जाएगा ना तुम्हारे एरिया में। उस एरिया में पानी को रोके तो इधर ही पानी आएगा, तो जो एरिया है वहाँ जलबंद हो जाएगा ना, बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाएगी ना, तो तुम्हारा जन जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाएगा। रोकना इतना आसान काम है। प्रकृति के खिलाफ कभी मत उड़ो, तो प्रकृति ऐसा तबाही लाती है जिसका मंजर जो है विनाश कर दी जाए। तो आदमी अपने स्वार्थी की वजह से अब इसको नहीं, जब भगवान हमको फ्री में हवा दिया है, फ्री में पानी दिया है, तो रोकने वाले कौन होते हैं, कौन होते हैं? वो जो रास्ता नदी का है, जो इंडिया से पाकिस्तान की ओर जाती है, तो ये ईश्वर का दिया हुआ है ना, उसको तुम क्यों रोकोगे भाई? रोकने का जिस दिन ईश्वर अपने आप रोक लिया, ज्यादा अगर क्राइम किया पाकिस्तान वाला। लेकिन हम लोग कौन होते रोकने वाले? प्रकृति के से छेड़छाड़ जो आज के इंसान कर रहा है, हम लोग हो या कोई भी हो, है ना, इसी कारण तो हमारे साथ परेशानियां खड़े हो रही है ना। तो रोकना तो दम नहीं चाहिए, है ना। तो खैर तो कैसे करेंगे, ये जो सिंधु घाटी है, कोई भी कहीं से पानी आया, इसको एक बड़ा टैंक में हम लाते हैं। इसको क्या करते हैं, इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन टैंक। क्या कहते हैं बेटा? सेडिमेंटेशन टैंक, समझना इसको। आइए नोट्स बना के लिख लेना, हम लिखाएंगे नहीं। सेडिमेंटेशन टैंक समझाते इसको बढ़िया से। इसमें पानी आया तो तुमको जान करते हो, पानी में कंकड़, बालू, पत्थर, सलरी, चिकनी मिट्टी वाला कण या किसी प्रकार का इम्प्यूरिटीज जो इसमें सस्पेंडेड रहते हैं, लटके हुए रहते हैं, डिजॉल्व नहीं, सस्पेंडेड रहते हैं, वो क्या होता है, इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाता है। तो इसमें नीचे क्या हो जाता है, गंदगी क्या रहता है, और ऊपर वाला पानी क्या होता है। लेकिन कुछ कुछ कण इतना भी छोटे होते हैं और इतने तरह से मिक्स हो जाते हैं पानी में कि सेडिमेंटेशन करने के बाद जो गंदगी बैठ नहीं पाते हैं, है ना। तो उसके बाद क्या होता है बेटा, है
सेडिमेंटेशन टैंक हो गया, इसके बाद फिल्ट्रेशन टैंक हो गया। क्या हो गया? फिल्ट्रेशन मैंने एक छान ली, है ना, छान लिए तो ये गंदगी यहाँ आ गया और नया पानी यहाँ पे आ गया क्या? ये फिल्ट्रेशन टैंक हो गया, ठीक है। लेकिन अभी इस पानी में भी गंदगी है, ठीक है। जो गंदगी कितनों भी कोशिश करने के बाद नीचे अपने आप से नहीं बैठ सकता, है ना। जैसे देखते हो कोई बच्चा को हम पढ़ा रहे हैं, वो बच्चा खुद सीख जाएगा, हम पढ़ा रहे हैं वो सीखते चला जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो कपड़े सीख नहीं पाते हैं, तो उसको पर्सनल होम ट्यूशन देना पड़ता है, पर्सनल ट्यूशन करना पड़ता है, उस सवाल स्पेशली पूछेगा उसको बताना पड़ता है ना, और भी प्रॉपर गाइडेंस करना है ना। समझ गया? ये फिल्टर कर लिए। इसके बाद क्या करेंगे? एक अगला जो टॉपिक आएगा, अगला जो टैंक आएगा क्लोरिनेशन टैंक। क्या आएगा? क्लोरिनेशन टैंक, है ना। उसमें क्या होगा पता है? क्या दिया इसमें? हाथ में क्या है? क्लोरिनेशन टैंक में क्या करेंगे? ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुने हो? नहीं सुने हो? सुन लो, सुन गया ना? नहीं सुना? पहले के जमाने में भी कुआं देखते थे ना, कुआं में पानी को पीता था कुआं से लोग। अब ना चापाकल आ गया, अब तो क्या क्या आ गया। तो कुआं में क्या करता है? एक CaOCl2, है ना, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? CaOCl2 या CaOClCl। इस ब्लीचिंग पाउडर को इस पानी में डाल दिए, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर को पानी में डाल दिए, या तो कोल्ड्रिंक को डाल दिए। कोल्ड्रिंक का नाम सुना? Cl2। कोल्ड्रिंक जनरली ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। इससे क्या हो गया? ये कोल्ड्रिंक उस डस्ट पार्ट के जो हल्का है, जो मिक्स नहीं हो रहा है, उसको भारी बनाता है ना, मिक्स होके, और इसके अंदर जो जर्म है ना, कोल्ड्रिंक उसको मार भी देता है, ठीक है। जर्म को भी इन्फेक्ट करता है और इसको भारी बना के क्या करता है बेटा? नीचे बॉटम में क्या होता है? बैठा देता है। तो आप पूरी तरह से गंदगी क्या हो गया है? ये देखो कोल्ड्रिंक का सिलेंडर लगा हुआ है ना। कोल्ड्रिंक का सिलेंडर इसमें लगा देते हैं, इसमें कोल्ड्रिंक प्रोवाइड किया जाता है, जिससे गंदगी भी साफ हो जाती है, बैठ जाता है नीचे, और उसके अंदर जो कीड़ा मकोड़ा है या जर्म्स है उसको भी वो क्या कर देता है? किल कर देता है। क्या करता है? समझ आ गया? अब किल करने के बाद जब भी पानी शुद्ध हो गया, अब इसको पाइपलाइन से हम जहाँ जहाँ पहुँचाना है, जहाँ क्या कर देंगे? पहुँचा देंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कम दिया है, एक और किताब में एक और होता है ना, समझे ना। इसमें इसको हमने कम दिया है। सेडिमेंटेशन टैंक को कहीं लोडिंग टैंक भी बोलते हैं बेटा, लोडिंग प्रोसेस। क्या गया? लोडिंग प्रोसेस। इस तरीका से पानी क्या करते हैं, है ना, शुद्ध हो गया। अब शुद्ध होकर पाइपलाइन से पूरे एरिया में उस पानी को क्या करते हैं? पहुंचाते हैं, समझ रहा है? ये हो गया वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम, है ना। वाटर को क्या करते हैं? प्यूरिफाई करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। या तुम्हारे उस किताब में देखना था, उसमें शायद बढ़िया, तो इसमें थोड़ा सा छोड़ा है, तो इसको अपने मन से लिख लोगे, पूछेगा नहीं परीक्षा में, कब हट गया होगा सिलेबस उधर से, लेकिन जानकारी चाहिए ना। समझ गया? पानी कैसे ट्रीट किया जाता है। और नहीं इतना से ज़्यादा सीखना हो तो जाके पटना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाकर देख लो, पटना में होगा, चंडी में तो है नहीं। चंडी में तो चापाकल से पानी पीते हैं, है ना। मेरे पास तो 25 फीट में पानी निकलता है, उसी 25 फीट में पानी पी रहे हैं। मैं जा रहा हूँ जहाँ अपने आप पानी आ जाती है, कोई टेंशन नहीं है। मात्र 25 फीट में पानी है मेरा, हर जगह, यहाँ वहाँ एवरीथिंग। हाँ, तो पूरे पर पानी। आप देखो अगला टॉपिक है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज है, ये देखो बहुत सारी चीज पढ़ाया है। देखो तो फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। आइए लिख लोगे, क्या क्या लिखना है बेटा? ये पूरा समरी लिख देना है। और इसके बाद ये प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर कहेगा तो इसको नोट बना लो ना, आप परीक्षा में आकर लिख सकते हो। लिखो, हेडिंग लिखो फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ये हम क्लास 7 में बढ़िया से पढ़ा चुके हो, इसको समझाने की कोई आवश्यकता है नहीं। लिखो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन इस संसार का नियम है, ये हमेशा परिवर्तन होगा बेटा। जैसे आज हम गरीब हैं तो हो सके फ्यूचर में अमीर होंगे, आज हम अमीर हैं तो हो सके, है ना, फ्यूचर में गरीब भी हो सकते हो, है ना। लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम है। हाँ, हमेशा कोई भी इस दुनिया में ऐसा चीज नहीं है जो परिवर्तनशील नहीं है ना। कोई हमको बहुत अच्छा मान रहा है, हो सके अगले 1-2 साल के बाद, 1-2 नहीं, अगर 3-4 साल के बाद तो बुरा मानने लग जाता है, और भी 4 साल के बाद फिर 2 साल के बाद फिर से अच्छा भी मानने लग जा सकता है। तो ये सब चेंज हमेशा होते रहती है, परिवर्तन,
इसलिए परिवर्तन को मानना है। तो चेंज इज क्या हो गया, लॉ ऑफ नेचर। जिंदगी में भी चेंज होती है बेटा, फिजिक्स में भी चेंज होता है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पढ़ाई, दुनियादारी, एवरीथिंग में चेंज होता है। अब ये चेंज जिंदगी में तो बहुत सारे तरह के होते हैं, लेकिन पढ़ाई में 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? देखो, देयर आर 2 टाइप ऑफ चेंजेस। देयर आर 2 टाइप ऑफ चेंजेस। पहला फिजिकल चेंज, दूसरा केमिकल चेंज। पहला फिजिकल चेंज, दूसरा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज मैं तुमको बताया था, वैसा चेंज जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी समझते हो, जो बाहर से दिखता है, वैसा प्रॉपर्टी विच कैन बी सीन फ्रॉम द आउटसाइड, जैसे सेम साइज है ना, सेम साइज, कलर है ना, ये सब जो फिजिकल प्रॉपर्टी है चेंज हो जाए उसे क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज में सिर्फ वस्तु का फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है। अब बताया था फिजिकल चेंज क्या होगा, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दोनों होते हैं बेटा। माने पुनः अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन केमिकल चेंज हमेशा इरिवर्सिबल होते हैं, पुनः ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकते। जैसे चावल से हम भात बना लिए, चावल से हम भात को चावल नहीं बना सकते है ना। दूध से दही बन गया, दही से दूध नहीं बनेगा, सब केमिकल चेंज हो गया बेटा। पूरी तरह से मोलिकुलर अरेंजमेंट, केमिकल कंपोजिशन, ये सब पूरी तरह से चेंज हो जाता है, उसे क्या कहेंगे? केमिकल चेंज। लेकिन अंदर से केमिकल का मोलिकुलर कंपोजिशन सब सेम रहे, लेकिन बाहर से जो आवरण है, रंग रूप साइज अवस्था है, वो टूट जाए है ना, वो चेंज हो जाए, उसे क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज। देखो फिजिकल चेंज, देखो द चेंज इन which only physical property of the substance, the change in which only physical property of the substance, the change in which only physical property of the substance, bracket में लिख दो बेटा, shape, size, color, state, etc. shape, size, color, state, etc. bracket 1 will change is called physical change. Is called physical change. आगे स्टार मार्क लिखो बेटा। Physical change is either reversible or irreversible. Physical change is either reversible, स्पेलिंग लिख रहा बेटा, reversible or irreversible. Physical change is either reversible or irreversible. एग्जाम्पल लिखो, evaporation of water, the dissolution of common salt into water. समझते हो, पानी में मिक्स हो जाना, पानी में नमक का घुल जाना बेटा। कॉमन साल्ट का फॉर्मूला NaCl, सोडियम क्लोराइड, डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट इनटू वाटर, इवैपोरेशन ऑफ वाटर, इवैपोरेशन ऑफ वाटर, द डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट इनटू वाटर, द मिक्सिंग ऑफ आयरन फाइलिंग एंड सल्फर, mixing of iron filings and sulfur, the melting of ice, it. आगे स्टार में देखोगा, in physical change no new substance is formed. In physical change no new substance is formed. In physical change, no new substance is formed. आज केमिकल चेंज लिख रहे हो, केमिकल चेंज देखो, द चेंज इन विच, ये बहुत बार पढ़ा चुके हैं, सेवन से पढ़ने का आ रहा है। देखो द चेंज इन विच
The chemical composition of the substance, the change in which the chemical composition of the substance, the change in which chemical composition of the substance, the change in which chemical composition of the substance, ब्रैकेट लिखो बेटा, ब्रैकेट में मोलिकुलर अरेंजमेंट, केमिकल कम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस, ब्रैकेट लिखो मोलिकुलर अरेंजमेंट, केमिकल कम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस, ब्रैकेट बंद, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मोलिकुलर अरेंजमेंट, ब्रैकेट बंद, है ना, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of the substance will change. Chemical property of the substance will change. Chemical property of the substance will change. It's called chemical change. It's called chemical change. अच्छा मान लिखो, chemical change is always irreversible. Chemical change is always irreversible. Chemical change is always irreversible. अगला पॉइंट देख लिखो, during chemical change, new substance is formed. During chemical change, new substance is formed. Example लिखो, always irreversible. देखो, burning of coal, कोयला का जलना, curdling of milk, CORD, curdling of milk, दूध का दही बनना, curdling of milk, देखो digestion of food in our body, digestion of food in our body, the heating of iron and sulfur together, etc. The heating of iron and sulfur together. आइए बताने ना बेटा, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज मैं बता दिया, इसमें समझा दिया ना। फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनेगा। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल दोनों होगा, केमिकल चेंज रिवर्सिबल होगा। फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टी बदलेगा, सेम साइज कलर, इसमें पूरा मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। फिजिकल चेंज में हीट का ऑब्जर्वेशन या इवोल्यूशन नहीं होता है, लेकिन केमिकल चेंज में हीट का ऑब्जर्व या इवोल्यूशन जरूर होगा, ये उतार लेना। चलो बाकी अगले क्लास में करेंगे। ये उतार लो, ये उतार लो सभी चार्ट।